हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल रेखा क्लास आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जो है वो हिंदी सेक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके इस एग्ज़ाम में हिंदी सेक्शन के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और कुछ ग्रामर का पोर्शन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जैसे कि आप सबसे पहला यहाँ पर देख पा रहे हो, सबसे पहला क्वेश्चन है अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। चार ऑप्शंस आपके पास गिवन है, इनमें से आपको अल्प प्राण बताना है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो है वो 5 वर्ग होते हैं, जिन्हें हम जो है वो कचटतप से नाम से जानते हैं। तो कचटतप का मतलब है यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यानी कि क ख ग घ ऐसे आएगा इसका पूरा वर्ग। च छ ज झ इस तरीके से च वर्ग होगा। तो इसी तरीके से क च ट त प पहले अक्षर जो है हर वर्ग के लिए यहाँ पर लिए गए हैं। तो यहाँ पे अल्प प्राण पूछा गया है, तो अल्प प्राण में आपने ध्यान रखना है कि जो आपके 5 वर्ग हैं उनका जो पहले नंबर का, तीसरे नंबर का और 5वें नंबर का वर्ण है, उसे हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण कहेंगे। तो हमारे पास पहली ऑप्शन है यहाँ पर क और ग। तो देखिए क कौन से नंबर पर आता है? पहले। और ग कौन से नंबर पर आता है? तीसरे। तो यहीं से हमें जो है वो आंसर यहाँ पर मिल जाता है, यानी कि हमारा जो क और ग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का। बाकियों की अगर हम बात करें तो देखिए त के बाद थ आता है, यानी कि दूसरे जगह पर, और उसके बाद त थ द ध और ये चौथे नंबर पर आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप प के बाद आता है फ, यानी कि सेकंड नंबर पर। प फ ब भ ये भी चौथे नंबर पर। यहाँ पे एक चीज और जो ध्यान देने वाली है, अगर हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं बनता तो हमारे सारे के सारे जो स्वर है वो भी अल्प प्राण के अंदर आते हैं। बट यहाँ पर स्वर भी गिवन है और साथ में पहला और तीसरा भी गिवन है, तो हम ज़्यादा प्रेफरेंस किस चीज़ को देंगे? ये जो पहला, तीसरा और पांचवा है। सारे के सारे ऑप्शन अगर आपके पास जो है वो किसी और, यानी कि देखो ये जो दूसरा और चौथा आ रहा है यहाँ पर, ये महाप्राण है, यानी कि हमारी सेकंड ऑप्शन भी महाप्राण है, थर्ड ऑप्शन भी महाप्राण है। सिर्फ पहली ऑप्शन है जो कि अल्प प्राण को दर्शा रही है। लेकिन अगर तीनों महाप्राण होते तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ में भी जा सकते थे। तो ये डिटेल से मैंने यहाँ पे आपको अल्प प्राण और महाप्राण यहाँ पर समझा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं, ये पूछा गया है। तो यानी कि एक तरीके से इसका आपसे उच्चारण स्थान पूछा गया है कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए ए जो बनता है वो कैसे बनेगा? ये बन रहा है आपके पास अ प्लस ई से बनता है हमारे पास ए। मतलब जब आप अ और आ के अंदर जो है वो छोटी ई और बड़ी ई को इस तरीके से मिलाओगे तो वहां पे हमारे पास क्या बनेगा? ए और ऐ बनेगा, अलग अलग तरीके से। ठीक है, यानी कि देखो अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ, और ई का क्या होता है? तालु होता है। तो यहाँ दोनों के मिलने से हमारे पास जो है वो ए बन रहा है, यानी कि इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, संधि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है, यानी कि दयानंद में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, व्यंजन संधि है, यण संधि है, गुण संधि है। देखिए यहाँ पर ये जो दीर्घ संधि है, ये जो यण संधि है, गुण संधि है, ये तीनों की तीनों संधियां आपके पास जो है वो स्वर संधि की ऑप्शंस है। ठीक है, स्वर संधि की ऑप्शंस आपके पास है। स्वर संधि होती है हमारे पास 5 प्रकार की: दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। तो वो 5 आती है हमारे पास। उसके बाद मेन अगर हम संधि के टाइप्स की बात करें तो एक होती है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है आपके पास विसर्ग संधि। तो वो 3 होती है मेन, लेकिन उसमें से स्वर संधि के होते हैं 5। तो यहाँ पर पूछा है दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम। तो दयानंद का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये कैसे बनेगा? दयानंद, तो ये बनेगा दया प्लस आनंद, हमारे पास क्या बनेगा? दयानंद। यहाँ पर आ का साउंड आ रहा है, यहाँ पर भी आ बन रहा है, तो आपस में क्या बन रहा है? यहाँ पे आ। दीर्घ संधि में क्या होता है? या तो आ बनता है, या तो बड़ी ई बनता है, या तो बड़ा ऊ बनता है। यानी कि 33 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दया प्लस आनंद यानी कि दीर्घ संधि करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगेन आपसे संधि का ही क्वेश्चन पूछा है, पवित्र। तो देखिए इस संधि को आपने ध्यान रखना है, ये 3 अक्षरों वाली संधि है। देखो पवित्र, इस तरीके से 3 अक्षरों वाली जो संधि होती है, जैसे नयन है, शयन है, पवित्र है, पवन है, पावक है ना, या शावक है। तो ये 3 अक्षरों वाली संधि है। अगर मैं इसका आंसर कहूं तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अयादी संधि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखिए यहां पर पो प्लस इत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा पवित्र का। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है यहां से, इस वीडियो को जो स्टूडेंट जो है वो देखेगा, है ना, तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। आप लोगों ने यहाँ पर शयन का संधि विच्छेद करके जो है वो बताना है कि शयन का संधि विच्छेद क्या होगा। जिसको भी इसका आंसर पता होगा वो कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निर्वासित में प्रत्यय आपसे पूछा गया है कि प्रत्यय कौन सा होगा। तो देखिए प्रत्यय कैसे याद रखना है, मूल शब्द को ढूंढो और उसके लास्ट में जो बच जाता है वो हो जाएगा आपका प्रत्यय। और 99% में जो आपको स्वर का साउंड लास्ट में बचा होता है वहां से आपने उठाने की कोशिश करनी है प्रत्यय को। तो देखो निर्वासित में लास्ट साउंड क्या आ रहा है, इत साउंड आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन। उपसर्ग रहित शब्द पूछा है। तो जब उपसर्ग रहित पूछा है यानी कि जिसमें उपसर्ग नहीं है, अगर उपसर्ग पूछा होता कि किसमें कौन सा उपसर्ग है तो आपने इसमें मूल शब्द को ढूंढना था। और पहले वाला देखो उपसर्ग होता है जो सबसे आगे यानी कि शुरुआत में लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं, और जो सबसे लास्ट में लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे बोला है कि किसमें उपसर्ग नहीं है। तो देखो विदेश, विदेश में मूल शब्द को ढूंढो तो क्या है, देश, यानी कि इसमें उपसर्ग लगा हुआ है वी। सुरेश है तो सुरेश में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये पूरे देखो मैं अगर कहूँ रेश, रेश कोई शब्द नहीं हो सकता, और अगर तब हम बोलते सु उपसर्ग लगा हुआ है ना। देखो सुयोग, तो योग मूल शब्द हो सकता है और सु उपसर्ग हो गया। अत्यधिक, तो जब हम इसको संधि में भी तोड़ते हैं तो अति जमा अधिक, यानी कि अधिक मूल शब्द हो गया, अति बच गया। तो ये सुरेश जो है इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, यानी कि ये होगा हमारा उपसर्ग रहित किसी का नाम है, ये इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जितेंद्रिय में कौन सा समास है। तो देखो जो समास होते हैं वो हमारे पास 6 हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास, ये 6 हैं। और पदों की प्रधानता के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो मुख्य हमारे पास 4 होते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है जितेंद्रिय। तो जितेंद्रिय किसे कहा जाता है, जो इंद्रियों को जीतने वाला है उसको हम यहाँ पर जितेंद्रिय कह रहे हैं। तो ये किसी तीसरी की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का। ठीक है, इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्रिय कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। ऐसा कौन सा समास है जिसमें विशेषण और विशेष्य दोनों समास का हम यूज करते हैं। तो ऐसा सिर्फ एक ही समास है, वो है कर्मधारय समास, जिसमें विशेषण विशेष्य और उसके अलावा उपमान और उपमेय का योग होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशज शब्द आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, यानी कि जो लोकल शब्द है, यानी कि अपने देश में ही उत्पन्न हुआ शब्द है। तो वो कौन सा है, प्रार्थना है, लोटा है, अग्नि है, खेत है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लोटा। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो हमारे पास म्याऊं शब्द है, ये भी हमारा जो है वो देशज शब्द है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो हमारा पगड़ी है वो भी हमारा देशज शब्द है। इसके अलावा अगर हम शंख की बात करें ये भी देशज शब्द है। गाड़ी शब्द है ये भी हमारा देशज शब्द है, यानी कि लोकल शब्द है। अग्नि हमारा तत्सम शब्द है। खेत हमारा तद्भव शब्द है जो संस्कृत से आया है, हिंदी में इस्तेमाल होता है। और प्रार्थना हमारा तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्या कहा गया है, प्रयोग की नजर से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। यानी कि प्रयोग की दृष्टि से हमारे पास 4 भेद होते हैं। यहाँ पर शब्दों के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रयोग के आधार पर, या फिर आपसे पूछा जाए अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, तो 4 भेद होते हैं।
तो यहाँ पर प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर जो देते हैं, हल्का सा अंतर जो हमें दिखता है, वो किस में होता है? तो जो समानार्थी शब्द होते हैं उनमें होता है थोड़ा सा अंतर। समानार्थी, प्रयोगात्मक तो इसमें ऑप्शन ही नहीं आती है। समानार्थी होते हैं जो समान होते हैं, बिल्कुल हल्का हल्का सा डिफरेंस उनके बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे यहाँ पर स्त्रीलिंग पूछा है। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य का स्त्रीलिंग जो है, इसमें सिर्फ आ प्रत्यय लगता है और इसका जो है वो स्त्रीलिंग बन जाता है। तो सूर्य का सूर्य यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। निम्न वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को चुनिए। हे प्रभु मेरी, इस तरीके से बोला है। ये जो हे प्रभु है, यहाँ पे पूछा है कि मेरी इच्छा पूर्ण करो। ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो हे प्रभु के साथ में ये एक्सक्लेमेशन का साइन लगा है। तो ये कौन से समास को बताता है, कौन से कारक को बताता है? कारक पूछा है। तो जहां पर भी हम बोल रहे हैं हे प्रभु, तो किसको संबोधन कर रहे हैं, किसको बुला रहे हैं? तो हम यहाँ पर ईश्वर को बुला रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चाय किस भाषा का शब्द है? अलग अलग भाषाएं हमारे पास है, जापानी है, फ्रेंच है, चीनी है, अंग्रेजी है। तो चाय जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चीनी भाषा का शब्द है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या पूछा गया है? निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? यानी कि यहाँ पे हमारे पास सर्वनाम इस्तेमाल हुए हैं, तो उनका गलत प्रयोग किस में हुआ है? मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तो मैं तेरे को होता है या मैं तुम्हें दूंगा, इस तरीके से बोला। तो देखो यहीं पे हमें गड़बड़ लग रही है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, तो ये मुझे ठीक लग रहा है। यहाँ पे मुझे लगा है, ठीक है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, ये भी ठीक है। आपके है, मैं है, दो यहाँ पर लगे हुए हैं सर्वनाम। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ये भी बिल्कुल ठीक है। वह लगा है और यहाँ पर स्वयं लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 45 और यहाँ पे क्या कहा गया है? एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस दादा, धन माँ जवन हमरा बखरा लागत होए, तवन हमका देदा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? ये बोली पूछी है यहाँ पे कि कौन सी है, तो ये अवधि है। ठीक है, अवधि अवध में बोली जाती है, मैक्सिमम ये भी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक पैराग्राफ है, आप इस पैराग्राफ को देख सकते हो। सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। इस तरीके से पूरा पैराग्राफ है, आप इसको जो है वो देख सकते हो। मैं हल्का हल्का आपको जो है यहाँ पर स्लाइड करके दिखा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चंस को ही डायरेक्ट डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे उत्साह की बात हो रही है, उत्साह का प्रमुख लक्षण है। तो उत्साह का प्रमुख लक्षण क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है। तो उत्साह का मतलब क्या होता है? उत्साह का मतलब होता है जोश होता है, आनंद होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 46 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चे वीर वो होते हैं, कौन होते हैं? सच्चे वीर किसे कहा जाता है? जो निष्काम भाव से उत्साह दिखाते हैं उनको वीर कहा जाता है। जो कर्म फल पाने के लिए उत्साह दिखाते हैं, तो बोलते हैं ना, आप कर्म की इच्छा मत करो कि आप कर्म फल की इच्छा मत करो, काम करते चलो। कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं नहीं, जो निष्काम भाव से कोई भाव से उत्साह दिखाते हैं उसको बोलते हैं हम सच्चे वीर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है, कौन सी चीज होती है उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट? पैराग्राफ में सारी चीजें गिवन है, आलस्य सबसे बड़ी रुकावट होती है उत्साह के मार्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। तो उपवाक्य का प्रकार है, कौन सा है यहाँ पे? उत्साह वही है ऐसे बोला है, तो प्रधान उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है या संज्ञा उपवाक्य है? तो जो लगा हुआ है यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो जो, जिसे, जिसको, इस तरीके के जो शब्द होते हैं ना, वो कौन सा होता है? विशेषण उपवाक्य होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और हमारा आज का जो है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है। आपको बताना है केंद्रित, तो प्रत्यय मैंने आपको बताया था, मूल शब्द देखो जो लास्ट में बच गया। केंद्र के बाद क्या बचा? इत बचा, और यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है इत।
अधिकता है, अधिक और लास्ट में क्या बचा, ता। तो इत और ता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 का। ठीक है, तो आज के लिए हम इन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो इंग्लिश का पोर्शन है, वो हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, आपने प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों तक जो है वो शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरीके से मेरे चैनल पे आप लोगों को जो है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के जो है इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी पेपर इंपॉर्टेंट है, उनके जो भी क्वेश्चंस लगेंगे वो मैं आप लोगों को जो है अपने चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।